Hello students, good afternoon. Welcome back to another video in PCC class. मैं सौरभ राठौर आज आपके लिए फिर से लेके आया हूं 11th क्लास के फिजिक्स। जी हाँ, आज आपके लिए लेके आया हूं न्यू यूनिट। जो फिजिक्स में आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में सेकेंड यूनिट के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। अब देखिए, जो नेक्स्ट यूनिट है बच्चों, वो है लॉज ऑफ मोशंस। हम इनकी ही बात करेंगे इस लेक्चर में। तो क्या आप तैयार हैं लेक्चर के लिए, क्लास के लिए तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है ना? ओके। तो दोस्तों, आज जो है हम जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ मोशंस, और ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए, कोई भी बॉडी दो ही स्टेट में हो सकती है, या तो रेस्ट या तो मोशंस। अब ये मोशंस में यदि है तो इनके लिए कौन कौन से लॉ ये फॉलो करेगी, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो आज की लेक्चर है, जो आज की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आपको देखना है और समझना है। तो चलिए लेट्स सी, करते हैं स्टार्ट। देखिए, लॉज ऑफ मोशंस, इसमें जो है इसके टोटल 2 चैप्टर हैं। ये तो यूनिट का नाम है। जो फर्स्ट यूनिट है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। आप देखिए, जैसे मोशंस है, बॉडी की 2 ही स्टेट होती है। मैंने बताया था आपको, एक तो होती है रेस्ट और एक होगी मोशन। रेस्ट किसे कहते हैं? जब कोई बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो वो रेस्ट है। और जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर दे टाइम के रेस्पेक्ट में, उसे हम मोशंस कहते हैं। ए बॉडी विच डज नॉट चेंज देयर पोजीशंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट, एंड चेंज देयर पोजीशंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशंस। अब कोई भी बॉडी यदि मोशंस में है, यदि वो मूव कर रही है, तो उसमें फोर्स अप्लाई होगी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी, जिसकी वजह से वो बॉडी मूव करेगी। तो देखते हैं अब ये फोर्स क्या होता है, किसे कहते हैं हम फोर्स। तो एट फर्स्ट फोर्स, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये बॉडी है। अब ये बॉडी ए पॉइंट पे है, अभी ये क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, और इनकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। लेकिन जैसे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है, और फोर्स जो अप्लाई की जाएगी वो 2 टर्म में, या तो पुश या तो पुल। तो ये बॉडी कहां पे पहुंच गई, बी पॉइंट पे। तो आपने क्या देखा बच्चों, फोर्स जो है बॉडी पे अप्लाई तो हो रही है, या तो पुश या पुल के फॉर्म में। तो फोर्स की एट फर्स्ट डेफिनेशन आप यही दे सकते हैं, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट which is applied on the body in the term of push or pull। हम यूं कह सकते हैं, applied on the body in the term of push और pull। या तो आप बॉडी को पुश कीजिए या तो पुल कीजिए, फोर्स ही अप्लाई होगी। इज दैट क्लियर? चलिए, अब सेकंड डेफिनेशन, जैसे ये बॉडी रेस्ट में है, हमने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करते ही बॉडी मोशंस में आ गई। तो बॉडी की 2 स्टेट होती है, एक तो होती है रेस्ट और एक होती है मोशंस। तो रेस्ट में यदि कोई बॉडी है और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर का कैप है, अभी ये रेस्ट में, जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया ये मोशंस में आ गई। इट मीन्स फोर्स जो है बॉडी की स्टेट को चेंज कर रही है। दूसरी तरफ जैसे ये बॉडी रोल कर रही है, अब यदि हम फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। तो देखिए, 2 टर्म में, एक तो रेस्ट वाली बॉडी को मोशंस में ला रही है और मोशंस वाली को रेस्ट में ला रही है। फिर यदि हम क्रिकेट बॉल की बात करते हैं, जैसे बॉल को आपने फेंका और अपोजिट डायरेक्शन से जो बैट्समैन ने उसके ऊपर क्या किया, स्ट्राइक किया, तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई है ना? तो जो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये भी फोर्स अप्लाई हुआ है। तो
फोर्स जो होगी बच्चों, या तो रेस्ट से मोशंस में ले आएगी बॉडी को, या मोशन से रेस्ट में, या उनकी डायरेक्शन चेंज कर देगी, तो उसे हम फोर्स कहेंगे। तो हम यूं कह सकते हैं फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड कैन बी चेंज their state from rest to motion and motion to rest and its directions is called force। देखिए बच्चों ध्यान से, इसमें 3 डेफिनेशंस इन्वॉल्व हो रही है। फर्स्ट डेफिनेशन, जो बॉडी रेस्ट में है वो मोशंस में आ रही है। सेकंड, जो मोशंस में है वो रेस्ट में आ रही है। थर्ड, डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो ये फोर्स है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब जरूरी तो नहीं है बच्चों कि बॉडी रेस्ट में और आपने फोर्स लगाया मोशंस में आ जाए। क्या ऐसा जरूरी है क्या? क्या पता मोशंस में ना आए, तो आपने फोर्स लगाया क्या? अब कोर्स लगाया, लेकिन बॉडी मोशंस में नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए सामने ये वॉल है, दीवार, ये रेस्ट में, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं बार बार, ये बॉडी मोशंस में नहीं आ रही है, तो ये तो डेफिनेशन आपकी गलत हो रही है ना। जो रेस्ट से मोशन में आ जाए, मोशन में तो नहीं आ रही है, तो क्या आपने फोर्स अप्लाई किया है? क्या यही सोच रहे नहीं किया? अरे ऑफकोर्स किया, बट बॉडी मोशंस में नहीं आ रही है। तो अब यहां से बट आपने कोशिश तो किया, कोशिश करना भी फोर्स है। ट्राई टू चेंज देयर स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशंस। दीवार जो वॉल है इसकी फोर्स ज्यादा है और आप जो अप्लाई कर रही है कम है, तो इसी वजह से मोशंस में नहीं आ रही है। ठीक इसी तरह से सामने से मान लीजिए कोई व्हीकल आ रही है, चलिए मेट्रो की हम बात कर रहे हैं। सामने से मेट्रो चलती हुई आ रही है और आप आगे जाके खड़े होके उसको रोकते हैं, क्या रुक जाएगी? क्या आपके फोर्स से रुकेगी क्या? नहीं ना, नहीं रुकेगी। तो मतलब क्या है, आपने कोशिश तो किया मेट्रो को मोशन से रेस्ट में लाने का, लेकिन वो रेस्ट में नहीं आ रही है। तो ये कोशिश करना भी फोर्स है, क्योंकि वहां पे मेट्रो के द्वारा बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है, बट आप जो लगा रहे वो कम है। तो यहां पे ट्रेन, इट मींस मेट्रो नहीं रुक रही है, लेकिन फोर्स आपने लगाया, ट्राई किया है। यहां पे एक चीज रुकेगी बच्चों, क्या रुकेगी? आपने फोर्स अप्लाई किया तो आप रुक जाइएगा सदा के लिए। इट मींस जो भी उसके ऊपर फोर्स लगाए तो शायद वो सदा के लिए रुक जाए। डजंट मैटर, ओनली जोक, नॉट ए सीरियस। चलिए, तो मतलब क्या है कि यहां पे मेट्रो को आपने नहीं रोक पाया, नहीं रोक पाए ना, लेकिन कोशिश तो किया, तो भी फोर्स है। थर्ड केस, डायरेक्शन चेंज करना। क्या जरूरी है क्या डायरेक्शन चेंज हो जाए? हमेशा तो चेंज नहीं हो सकती ना, कई एक बार तो चेंज हो भी जाए, कई एक बार ना भी हो। मान लीजिए जैसे हमने गन को फायर किया, उससे बुलेट निकल दिया है, अब बुलेट को आप हाथ से यूं कर रहे हैं, क्या डायरेक्शन चेंज होगी क्या? बुलेट तो हाथ में होल बनाते हुए निकल जाएगी। तो यहां पे ट्राई करना भी फोर्स है बच्चों। तो इसी में आप क्या कह सकते हैं? ट्राई टू चेंज their state from rest to motion motion to rest and its directions is called force। तो बच्चों ये फोर्स है। फोर्स के लिए फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी आपकी? बॉडी के ऊपर अप्लाई होगी, या तो पुश के फॉर्म में या तो पुल के फॉर्म में, या तो आप चीज को धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई हो रही है। और दूसरी केस, जो बॉडी की स्टेट को या तो चेंज कर दे या करने की कोशिश करे, तो उसे ही हम फोर्स कहते हैं। तो ये 3 केस, जो रेस्ट से मोशंस में, मोशन से रेस्ट में, और उनकी डायरेक्शन चेंज कर दे या करने की कोशिश करे, उसे ही हम फोर्स कहते हैं बच्चों। तो ये है फोर्स की डेफिनेशंस।
तो बच्चों ये तो फोर्स की डेफिनेशन, इस तरह से आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में स्टार्ट करते हैं हम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, अब लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं? देखिए मोमेंटम क्या होता है, जो भी बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ मास होगी, बिकॉज दुनिया में एक भी ऐसी बॉडी नहीं है जो मास लेस हो, इट मींस मास जीरो हो। आपने पढ़ा ना प्रॉपर्टीज ऑफ मास में, मास ऑफ बॉडी नेवर बी जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी जीरो तो हो ही नहीं सकती। तब जैसे मान लीजिए बॉडी है, इसके मास m है, और यदि इसको मूव करवाते हैं, मूव करेगी तो ये वेलोसिटी v होगी। तो मास और जो वेलोसिटी होगी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसी को हम लीनियर मोमेंटम कहेंगे। इट मींस जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये ए पॉइंट पे ये बॉडी है और इसकी मास है m, फिर ये बॉडी बी पॉइंट पे पहुंचेगी, मास तो m ही है, लेकिन जो ये चल के आई ये वेलोसिटी v है। तो अब जो मास और वेलोसिटी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसी को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। द टोटल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम होती है बच्चों, डेफिनिट मैग्नीट्यूड और डेफिनिट डायरेक्शंस को शो करेगी। इट पोजेस द डेफिनिट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डेफिनिट डायरेक्शंस। डेफिनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों ही डेफिनिट होती है, इसीलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो P इक्वल टू एम वी, मोमेंटम को हम P से शो करते बच्चों, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इनकी यदि आप यूनिट लिखना चाहते हैं तो यूनिट में मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी के मीटर सेकेंड इनवर्स, ये SI यूनिट है। CGS लिखते हैं तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, और डायमेंशन लिखते हैं तो MLT-1। तो ये है बच्चों लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम किसे कहेंगे, मास और वेलोसिटी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मोमेंटम है। इनको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बॉल है, कितने, 50 ग्राम का, सिर के ऊपर रख दिया जाए तो वेलोसिटी जीरो है, कोई इफेक्ट होगी क्या, नहीं ना। लेकिन यदि इसी बॉल को, इसी बॉडी को सिर के ऊपर स्ट्राइक करवाया जाए 20 की स्पीड से, तब देखिए मास और वेलोसिटी दोनों प्रोडक्ट होके सिर को अफेक्टेड करेगी, इंजर्ड हो जाइएगा, है ना। तो मतलब वेलोसिटी आते ही वो मोमेंटम हो जाएगी। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, क्लियर। चलिए अब देखिए इसमें जो है ना स्पेशल केस है, स्पेशल केस, स्पेशल केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, यदि बॉडी की मास कांस्टेंट हो, मास ऑफ बॉडी इज टेकन टू बी कांस्टेंट, देन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। देखिए बच्चों क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है 50 ग्राम की, 50 ग्राम की बॉडी है, अब उसे क्या करते हैं, 10 की स्पीड से, चलिए मैं सिर की बात कर रहे हो तो सिर के ऊपर ही स्ट्राइक करते हैं, और दोबारा 20 की स्पीड से स्ट्राइक करते हैं। देखिए दोनों में ज्यादा इफेक्ट किसमें होगा, ओब्वियसली 20 की स्पीड में ना, क्योंकि उसमें मोमेंटम ज्यादा हो जाएगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा मोमेंटम। इज दैट क्लियर। इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकते हैं आप, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये मोमेंटम है और ये वेलोसिटी है, और इनकी ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेगी जब मास कांस्टेंट होगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट केस ये। सेकंड केस में यदि वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास का।
अब मान लीजिए एक बॉडी तो 50 ग्राम की, एक 100 ग्राम की, दोनों को 10-10 की स्पीड से स्ट्राइक करवाई जाए। 50 ग्राम वाली 10 से और 100 ग्राम वाली भी 10 से, तो 100 ग्राम वाली बॉडी ज्यादा इफेक्टेड करेगी। जैसे हैमर्ड का एग्जांपल लेते हैं, हथौड़े का। एक हथौड़ा 1 किलो का है और एक हथौड़ा 2 किलो का, दोनों को 20 की स्पीड से यदि हम स्ट्राइक करवाते हैं आयरन की नेल्स पे, तो ज्यादा इफेक्टेड कौन करेगी? जो जिसकी मास ज्यादा है। ठीक है, तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का। इस तरह से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये मोमेंटम और ये मास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। क्लियर? चलिए अब थर्ड केस में यदि ऐसा हो जाए, दो अलग अलग बॉडी है जिसकी अनइक्वल मास है, अनइक्वल मास ऑफ टू बॉडीज इज m1 एंड m2। ठीक है, और मोमेंटम जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी v1 एंड v2, बट मोमेंटम p1 इक्वल टू p2, दोनों की मोमेंटम इक्वल हो तो क्या करना है? p1 इक्वल टू p2, सो m1 v1 इक्वल टू m2 v2, तो v1 अपॉन में v2 इक्वल टू m2 अपॉन में m1। अब देखिए ऊपर तो 1 है, इसमें ऊपर 2 है, कहने का मतलब क्या, ये 1 और ये 1, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का, इट मींस मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है ना। इनके लिए ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हैं, मान लीजिए ये मास है और ये वेलोसिटी है, इनवर्सली ये, तो इस तरह से इनवर्सली हो जाएगा। इनको ऐसे समझिए, यदि ऐसा हो कि एक बॉडी 1 किलो की है और एक बॉडी 50 ग्राम की, दोनों बॉडी को उठा के फेंकिए, ज्यादा दूर कौन सी जाएगी? 50 ग्राम वाली बॉडी। मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी का, मास जितनी कम होगी ना उतनी ज्यादा दूर। जैसे मान लीजिए आपने गुलेल देखा होगा, है ना, गुलेल में एक जो कांच की जो स्फेरिकल बॉल होती है, कंचा, उनको खींच के देखिए कितनी दूर तक जाती है, और उसी गुलेल में अब बड़ा सा स्टोन, पत्थर का टुकड़ा सेट करके खींच के, तो देखिए ज्यादा दूर कौन सी जाएगी? ओब्वियसली जिनकी मास कम होगी वो ज्यादा दूर तक जाएगी। तो मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो बच्चों ये लीनियर मोमेंटम की 3 केस है और तीनों केस की स्टडी हमने कर दिया 1 by 1। मास कांस्टेंट, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी का, वेलोसिटी कांस्टेंट, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का। यदि मोमेंटम इक्वल है तो मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए बच्चों, ये तो आपने क्या देखा इस चैप्टर में, जैसे अभी इंट्रो क्लासेस चल रही है, चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में मोशंस के लिए आपने देखा था फोर्स एक मेन एजेंट है जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में आ रही है। फिर फोर्स में जो इन्वॉल्व हो रही है वो है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं वो बता दिया, और इनकी स्पेशल केस भी। तो अब चलते हैं सीधे चैप्टर का जो नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। देखते हैं न्यूटन ने क्या क्या किया, कौन कौन से लॉ दिया था इसने, क्या योगदान रहा है न्यूटन का फिजिक्स में। आपने बचपन में ही सुना होगा न्यूटन और आइंस्टाइन, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है न्यूटन कौन था, न्यूटन क्या किया न्यूटन ने, कौन है आइंस्टाइन, बहुत ही फेमस और ग्रेट साइंटिस्ट है ये। इन्होंने फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े लॉ दिए हैं और जो कि हम स्टडी करते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। मोशंस के लिए इन्होंने क्या लॉ दिया है। तो ये चैप्टर में है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में जैसे एट फर्स्ट है फर्स्ट लॉ। देखिए बच्चों फर्स्ट लॉ क्या होती है, किसे कहते हैं फर्स्ट लॉ, इनको ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए
एक बॉडी है, ये ए पॉइंट पे फिक्स है, तो ये बॉडी अभी क्या है बच्चों, रेस्ट में। टाइम अभी क्या हो रहा है, 12:40 है ना। 12:40 पे बॉडी ए पॉइंट पे है। आफ्टर 20 मिनट्स बॉडी कहां पे होगी, ए पे ही होगी ना, ऑफकोर्स होगी। तो अब भी ए पे है, तो देखिए पहले भी रेस्ट में, अब भी रेस्ट में। हाँ, यदि ये मोशन में आ सकती थी यदि आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। बिना फोर्स के, बिना कोई एक्सटर्नल एजेंट के बॉडी अपनी स्टेट को चेंज ही नहीं कर सकती। तो न्यूटन ने यही तो बताया था फर्स्ट लॉ में, यदि कोई बॉडी रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तब तक रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। इसे हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। इज दैट क्लियर? हम यूं कह सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी एग्जिस्ट इन रेस्ट और मोशन स्टेट, then it can be maintain their state continuously till there becomes external forces are applied. It's called Newton first law of motions. It means यदि कोई बॉडी रेस्ट में हो या मोशंस में हो तो तब तक रेस्ट और मोशन में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। इज दैट क्लियर? फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन आप ऐसे देख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एग्जिस्ट इन रेस्ट और मोशन स्टेट, देन इट कैन बी maintain their state continuously till there becomes external forces are applied. इट्स कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है और मोशंस में है तो ये रेस्ट और मोशंस में ही रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कि कोई फोर्स ना अप्लाई हो। इज दैट क्लियर? चलिए, इसी को याद रखने के लिए आप ऐसे ट्रिक याद रख सकते हो बच्चों, नो फोर्स नो एक्सेलरेशंस। फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशंस नहीं। यदि F0 तो एक्सेलरेशंस भी 0, है ना। तो बच्चों ये है फर्स्ट लॉ। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है और उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, फोर्स यदि 0 है तो उनकी एक्सेलरेशन अपने आप 0 होगी, है ना। चलिए, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। इसी तरह से अब हम चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशंस क्या, जैसे बॉडी ए पॉइंट पे है और ये बॉडी बी पॉइंट पे आ गई, इनकी मास m है और इनिशियल वेलोसिटी इनकी u और फाइनल वेलोसिटी v, लीनियर मोमेंटम p1, लीनियर मोमेंटम p2। तो सेकंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, रेट किसे कहेंगे, जब किसी भी टर्म्स को यदि आप टाइम से डिवाइड करते तो उसे रेट कहते हैं। मैंने कई एक बार आपको बता रखा है, टाइम से डिवाइड करते ही रेट। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, देखिए ए पॉइंट पे लीनियर मोमेंटम p1 है, बाद में p2 है। तो पहले इनकी डेफिनेशन ऐसे लिखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है। अब देखिए
फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P2 माइनस P1, ये चेंजिंग होंगे। यहां पे मोमेंटम P1 है, बाद में P2 होगी, तो चेंजिंग क्या P2 माइनस P1। टाइम यहां पे 0 टाइम है और यहां पे T टाइम है, T माइनस 0। अब फोर्स को प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट P2 माइनस P1 अपॉन में T, और K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है, और P2 की वैल्यू क्या है mv, तो F इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन में T। ठीक है, अब देखिए m दोनों में कॉमन लेते हैं, सॉरी, F इक्वल टू m कॉमन लेके v माइनस u अपॉन में T, और v माइनस u बाय टी होता है एक्सलेशन, तो F इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। सेकेंड डेफिनेशन ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। इट मीन्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सलेशन। इनको भी याद रख सकते हैं, इफ फोर्स देन एक्सलेशन। यदि किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी एक्सलेट होगी। देखिए बच्चों, फर्स्ट लॉ को कहा गया नो फोर्स नो एक्सलेशन, और सेकंड लॉ को कहा जा रहा है इफ फोर्स देन एक्सलेशन। वैसे दोनों बातें सेम सेम है, कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? नहीं ना। देखिए कहने का तरीका अलग होगा, एक फर्स्ट लॉ एक सेकंड लॉ, दोनों कैसे समझिए। मान लीजिए एक ग्लास है और उसमें उसकी जो वॉल्यूम कैपेसिटी है वो है 1/2 लीटर। मैंने क्या किया, उस गिलास में 250 ml पानी फिलअप कर दिया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चों इस ग्लास में कितना पानी भरा हुआ है, क्या बताइएगा आप? इसमें दो टाइप की बात आ सकती है, दो आंसर सामने आ सकती है। कुछ बच्चे तो यूं कह सकते हैं सर आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास खाली है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आधा ग्लास भरा हुआ है। देखिए दोनों ही बातें एक ही है बच्चों, बस डिफरेंस क्या है, कहने का तरीका अलग है। दो टाइप के थिंकर होते हैं बच्चों, एक होता है नेगेटिव थिंकर, एक पॉजिटिव थिंकर। इट मींस जो बच्चे यूं कह रहे हैं कि आधा ग्लास खाली है, इट मींस नेगेटिव थिंकर। उनको क्या दिख रहा है, ग्लास में क्या कमियां हैं, खाली है वो उनकी कमी है, तो ये नेगेटिव वे है। और जिस बच्चों ने यूं कहा था कि ये आधा ग्लास भरा हुआ है, उसकी पॉजिटिव वे है, उन्होंने उसकी अच्छाई देखी है कि आधा तो भरा हुआ है। सेम थिंग्स। पहले लॉ में कहा गया नो फोर्स नो एक्सलेशन, करा यदि फोर्स नहीं लगाते तो एक्सलेशन नहीं होती है, और दूसरे लॉ में कह दिया गया यदि फोर्स होती है तो एक्सलेशन होती है ना, दोनों सेम सेम बात। अभी हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ इज द सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, इसलिए कंपेयर कर दिया गया है। देखिए बच्चों, मान लीजिए, इनको ऐसे समझिए, मैंने आपसे यूं कह दिया यदि आप नहीं पढ़ते हैं, यदि आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं, हार्ड लेवल नहीं करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो आप फेल हो जाइएगा। मैंने क्या गलत कहा बच्चों? मैंने तो एक एडवाइस दिया ना आपसे कि यदि आप नहीं पढ़ते हैं ना तो फेल होइएगा। इनकी मीनिंग और भी तो निकल सकती है ना, कि यदि आप पढ़ते हैं तो पास हो जाइएगा। अब दो है ना, इसको बच्चे दो तरीके से ले सकते हैं। यदि कोई बच्चा फेल हो जाए, फिर बाद में वो यूं कहे कि सर आपने कहा था कि फेल हो जाओगे तो इसलिए मैं फेल हो गया। देखिए ध्यान से समझिए ये बातें, बताइए उनकी बातों में कितनी सच्चाई है क्या सच्चाई? नहीं ना, क्योंकि केवल उन्होंने ये सुना कि फेल हो जाएंगे, सर ने कहा फेल हो जाओ, फेल हो गया। लेकिन सर ने क्या कहा, ये नहीं सुना कि यदि आप पढ़ोगे तो पास भी हो जाओगे। मैंने ये तो कहा यदि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, नेगेटिव थिंकिंग, नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे। इसका अपोजिट ये भी है, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, है ना। तो बच्चों सेम थिंग्स है इस लॉ में, दोनों लॉ में। देखिए एक लॉ में कह रहा है यदि आप फोर्स नहीं लगाते हैं तो एक्सलेशन नहीं होगी, और सेकंड लॉ में कह रहा है कि यदि आप फोर्स लगाते हैं तो एक्सलेशन होगी। इज दैट क्लियर?
तो फर्स्ट लॉ में नो फोर्स नो एक्सलेशन एंड सेकंड लॉ में इफ फोर्स देन एक्सलेशन। तो बच्चों ये है सेकंड लॉ। अब है बच्चों नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। आप देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशंस क्या है बच्चों। देखिए बॉडी पे दो बातें होती, एक तो होती एक्शन, एक होती रिएक्शंस। जैसे मान लीजिए टेबल है, इस टेबल के ऊपर आपने एक बुक प्लेस कर दिया, तो ये बुक जो है ना डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर दिया टेबल पे, और टेबल जो है अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर दिया ऑन द बुक। जो बुक अप्लाई कर दी ये तो एक्शन है, और जो टेबल अप्लाई कर दी वो रिएक्शन है, बट दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। यही तो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शंस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, है ना बच्चों। इट मीन्स एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, लेकिन नेगेटिव साइन, अपोजिट है। इनको ऐसे समझिए, जैसे आप जा रहे हैं रास्ते से, किसी ने आपको बिना कोई बात, बिना कोई वजह एक थप्पड़ मार दे, क्या कीजिएगा। कोई आपका फ्रेंड ही है, आपका क्लासमेट ही है, और रोड पे बिना कुछ कहे, बिना कोई बात एक थप्पड़ मार दे, क्या किया आपने? क्या थैंक यू यही कहिएगा? नहीं ना। तो आप रिवर्स में क्या कीजिएगा, उनको उल्टा एक थप्पड़ मारिएगा, है ना। कम से कम एक थप्पड़ तो है ही। तो अब उसने जो एक थप्पड़ लगाया वो है एक्शन, आपने जो अपोजिट लगाया वो है रिएक्शन। ये है एक्शन और रिएक्शन। देखिए एक्शन के साथ रिएक्शंस भी होती है, कोई एक ही बॉडी एक्शंस और रिएक्शंस दोनों नहीं कर सकती है। यदि एक बॉडी एक्शंस करेगी तो दूसरी रिएक्शंस करेगी। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, एक्शन इक्वल टू रिएक्शंस। यदि बॉडी पे एक्शंस है तो रिएक्शंस भी होगी। इसे ही बच्चों हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों टॉपिक में। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, तीनों लॉ को वन बाय वन स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों ये जो है तीनों लॉ को अच्छी तरह से आपको समझाया गया। आई होप आज की क्लास आपको बहुत बढ़िया लगी होगी, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें यूनिट ही बहुत इंटरेस्टिंग है, टोटली डेली लाइफ से इंटरकनेक्टेड है। यदि वीडियो देखने में, समझने में कोई परेशानी नहीं हुई है, आज की क्लास में सही सही समझ में आया हो, सही तरीके से पसंद आया हो, और सही आपने क्लास को एंजॉय भी किया हो पढ़ाई के साथ साथ, तो कमेंट करना ना भूलें। हमें कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आज की क्लास आपको। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।